गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 लोकगीत पढ़ेंगे। इसके राइटर है भगवत शरण उपाध्याय। राइटर है भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत क्या होता है? इस चैप्टर का नाम लोकगीत है, तो आप बताओ लोकगीत क्या होता है? लोकगीत लोक के गीत है। लोकगीत लोक के गीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा पूरा समाज, पूरा लोक इसको अपनाता है। इसे ही हम लोकगीत कहते हैं। सामान्यतः लोक में प्रचलित, अच्छे से इसका डेफिनेशन दिया जाए तो सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए, लोक यानी पूरे समाज के लिए लिखे गए गीतों को ही हम लोकगीत कहते हैं। किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जो लिखा जाता है, जो गीत लिखा जाता है, उसी को हम लोकगीत की संज्ञा देते हैं। लोकगीत में रचनाकार, लोकगीत की जो रचना करते हैं, रचनाकार अपने व्यक्तित्व को, ये जो रचनाकार होते हैं वो अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह लोक के प्रति समर्पित कर देते हैं। अपने रचना को लोक के लिए लिखते हैं, लोगों के लिए ही ये अपनी रचना को समर्पित करते हैं। तो ये आपका चैप्टर 14 लोकगीत है। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी लोच यानी लचक, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत जो है उससे पूरी तरह ये भिन्न है, अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, पूरी जनता का ये संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी भी साधना की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाने गाए जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जब खेतों में धान या गेहूं की खेती होती है, धान लगाते हैं जब मजदूर, तो समूह में गाना गाते हैं, वो लोकगीत गाते हैं। उसी तरह जब गेहूं का फसल सूख जाता है, पीला हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है, तो उस समय सुबह सुबह में जब गेहूं की कटनी होती है यानी कटाई होती है, उस समय लोग गाते हैं। चैत का महीना आ जाता है तो लोकगीत के रूप में उस समय चैता गाया जाता है। हमारे लोकगीत हुए चैता, कजरी, ये सब चीज जो गाने होते हैं वो हमारे लोकगीत होते हैं। तो सुबह सुबह में जब मजदूर खेतों में कटनी करते हैं तो चैता गाते हैं। वो समूह गान होता है, समुदाय का गान होता है, इसलिए उसे हम लोकगीत की संज्ञा देते हैं। सदा से ये गाए जाते हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। ये शुरू से गाए जाते हैं, जब से हमारी परंपरा है, सभ्यता है, तब से ये गाए जाते हैं और ये अक्सर गांव के लोग गाते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, पुरुषों का वर्चस्व ही कायम नहीं है, इसमें स्त्रियों का भी वर्चस्व कायम है और ये भी इसकी रचनाएं करती हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी साधारण ढोल की थापों पर भी गाया जा सकता है। और जैसे कुछ और भी वाद्य यंत्र इसमें होते हैं, बांसुरी, करताल, झाल, ये सब भी इसके वाद्य यंत्र होते हैं और इनकी सहायता से भी ये गाने गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हे दृष्टि से देखा जाता था। जो हमारे शास्त्रीय संगीत है उनके सामने इनकी विशेषता कुछ भी नहीं थी, इनको बहुत ही हे, छोटे, तुच्छ नजरों से देखा जाता था। किसे? तो लोकगीत को। अभी हाल तक इनकी बड़ी ही उपेक्षा की जाती थी, इनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, इनकी उपेक्षा की जाती थी। किसके? तो शास्त्रीय संगीत के से इनकी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर से लोगों की नजर फिरी और साहित्य और कला के प्रति उनके अंदर परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी
और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित किए गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे संग्रह जो है लोकगीतों के, उसको प्रकाशित किया गया है। लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। हमारे भारत के आदिवासी जो है उनका संगीत है, बड़ा ही सजीव लगता है, लोकप्रिय भी है। मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में दक्कन है, गोरखंड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे आदिवासी हैं। तो इनकी बोली भाषाएं भी आदिवासी है। तो ये जो संथाली आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ से बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनका जो जीवन है वो नियमों में बंधा हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र है। इनके गीत और नाच अधिकतर, इनके गीत गाने जो हैं और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में, समूहों में नाचे गाए जाते हैं। इनका बड़ा बड़ा दल और समूह होता है और ये अक्सर समूहों में ही नाचते और गाते हैं। 20-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाने गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। ये समूह में गाते हैं और जैसे ये गाते हैं, लगता है कि ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी समूह में गाते हैं और स्त्री और पुरुष समूह में गाते हुए एक दूसरे से प्रश्न करते हैं गानों में ही, और ये उसका उत्तर भी गानों में ही देते हैं। गूंज उठती है दिशाएं इनके गानों से। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप भी होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। ये शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्रीय है। इनकी एक असमान भूमि है। गढ़वाल, कन्नौर, कंगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनकी कोई विधि नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये अपने अपने अनुसार गाते हैं। उनका अलग नाम है, उनका एक अलग नाम ही पड़ गया। क्या? वो है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में ही होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय गांवों में ही लोकगीत गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बरहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश की पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। बाउल और भितियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बंगाल के लोकगीत बाउल और भितियाली हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहिनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन में लाते हैं जिससे वे सीधे मन को छू लेते हैं। यानी अपनी जीवन शैली को, इनकी जो जीवन शैली है उसको इन गीतों में पिरो देते हैं। इस वजह से ये गाने बहुत ही मार्मिक हो जाते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत ही रुचि से गाए जाते हैं और बड़ी बड़ी ये गाने, ये बोल बहुत ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। बहुत ही आनंददायक, आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। आनंद देते हैं ये गाने, बहुत ही चाव से सुने जाते हैं ये गाने। राग के इन गीतों, राग जो है, इन गीतों का राग जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षण में बांध देते हैं। इनकी समझी जाने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इन लोकगीतों की सफलता का कारण क्या है?
इनकी बोली जो है वो लोगों के समझ में आती है। स्थानीय भाषा में ये गाने होते हैं, समझ में आती है, जिसके कारण ये बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं और होते जा रहे हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, घूमते रहते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय है विदेशिया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियजनों की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इसके करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी ये जो विदेशिया है, इसमें क्या होता है कि इस गाने में विरह यानी अलगाव की भावना होती है। जैसे अगर प्रेम की भावना होती है, किसी स्त्री का पति कहीं काम करने गया है और उसके विरह में वो जो गाने गाते हैं उसे ही विदेशिया कहते हैं। तो इसमें विरह से भरे हुए होते हैं ये गाने, करुणा से भरे होते हुए गाने, और एक गाने सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जंगलों में भी इस टाइप के लोग होते हैं और गाने गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाने गाती हैं, जिसके कारण दिशाएं गूंज उठती हैं। बहुत ही रमणीय, आनंददायक वो माहौल हो जाता है। पर इधर कुछ ही काल में इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास होता जा रहा है, यानी लुप्त होता जा रहा है। ये गाने लुप्त होते जा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अल्लाह के भी गाने लोकप्रिय हो रहे हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनी को माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। अल्लाह उदल जो है उनकी वीरता का बखान अपने महाकाव्यों में किया और उसके बाद से ये गाने जो है वो लोकप्रिय होते गए। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। अल्लाह उदल के बारे में बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। समय समय पर स्थानीय भाषाओं में भी इनकी रचना की गई। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोल लिए फिरते हैं और गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते हैं और गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अनेक बोल हैं। नट जो है रस्सियों पे करतब दिखाते हैं, वो भी इस गाने को गाते हैं और उसी के बोल और थाप पे अपना कर्तव्य दिखाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की भी है। बहुत सारी संख्या है अपने देश में स्त्रियों के गाने की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, ये गीत जो है वो लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। औरतों को भी इससे अछूता औरत नहीं है, इसमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लोकगीत हैं जो महिलाओं ने उनकी रचना की है और वो उसे गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। इनको सिरजती है, यानी इनकी रूपरेखा तैयार करती हैं, इनकी बोली तैयार करती हैं, बोल अच्छे से अच्छे बोल का निर्माण करती हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है। जो मर्द हैं उनकी रचनाओं की भी कमी नहीं है, गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषकर स्त्रियों से है। स्त्रियों का इसमें विशेष महत्व है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जल गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते हैं। यानी स्त्रियों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जनेऊ, इन सभी से संबंधित संबंधों से लिए प्रेम युक्त गली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं जो हमारे यहाँ हमारी स्त्रियां गाती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय क्या गाया जाता है? बड़ा हो जाता है, जनेऊ होता है, उसकी शादी होती है, फिर उसका बच्चा होता है, फिर
आदमी मरता है, ये सारे एक संस्कार के रूप में गाने गाए जाते हैं। इसको संस्कार गाना कहा जाता है। ये हमारे स्थानीय भाषा में होते हैं और बहुत ही अच्छे बोलों में गाए जाते हैं, जो हमारी स्त्रियां गाती हैं इन अवसरों पर। इन अवसरों पर कुछ आज से भी बड़े प्राचीन काल में भी वो गाती नहीं है। ये स्त्रियां जो है प्राचीन काल से गाती आ रही हैं, सिर्फ अभी से ही नहीं, प्राचीन काल से ये रीति चली आ रही है। हमारे संस्कार गाने जो हैं वो चले आ रहे हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गीतों में से कुछ एक है। वैसे तो बरहमासे में पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। बरहमासा जो है उसमें पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। सोहर जो जिसे स्त्रियां गाती हैं, सेहरा, बानी, ये सारे गाने जो हैं वो स्त्रियां गाती हैं। और बरहमासा में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी गाने गाती हैं, लोकगीत गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। नारियां जो है अकेले नहीं गाती हैं, विशेष इसका महत्व है समूहों में गाती हैं, दल बांधकर गीत गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। अनेकों कंठ जब एक साथ फूटते हैं तो अधिकतर उसमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये बहुत ही भले लगते हैं। जब समूह में महिलाएं गाती हैं तो सबका कंठ यानी स्वर एक जैसा नहीं मिलता। इसके बावजूद भी अवसरों त्योहारों पर गाए जाने वाले ये अनेक कंठों के स्वर बहुत ही मनभावन लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाने गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि को उनकी अपनी चीज़ है। ये सारी जो होली के गाने जो होते हैं या कजरी होता है वो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनने में ही बनती है, सुनने में ही अच्छा लगता है, सब सुनते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देशों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। हर राज्य के अलग अलग लोकगीत हैं, अलग अलग विद्यापति हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से लोकगीतों को वहाँ के लोग गाते हैं, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्त्रियां ढोलक की मदद से अधिकतर गीतें गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पूट होता है। इन गानों के साथ साथ स्त्रियां अक्सर नाचने लगती हैं। जैसे विवाह समारोह में झूमर जो गाया जाता है, उस समय स्त्रियां गाने के साथ साथ नाच भी करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे विशेष विधि से फेरे ले लेकर घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। एक तरह से देखा जाए तो गरबा एक नाच ही है, जिसमें गाने के साथ साथ वाद्य यंत्र को ले करके बजाते भी हैं और गाते हैं और नाच भी करते हैं। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अब तो गरबा जो है सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सारे राज्यों में लोकप्रिय होता जा रहा है। इसकी महत्ता बढ़ती जाती है, खासकर दुर्गा पूजा के अवसर पे। जब दुर्गा पूजा आता है उस समय गरबा का एक अलग ही स्थान, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। होली के अवसर पे रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेषकर इस मौके पर गाती हैं, नाचती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार हैं गांव के गीतों के। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, गांव में जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है क्या? भारतीय गांव में आनंद की कभी कमी हो सकती है? ऐसा नहीं है, कभी भी आनंद की कमी नहीं हो सकती है भारतीय गांव में। उदार जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यही गाने जो है ये हमारे भारतीय गांव के प्रतीक हैं। तो स्टूडेंट, आपने लोकगीत क्या है, कैसी परंपरा है, कहाँ के लोकगीत क्या है,
कैसे मशहूर हैं, कैसे लोकप्रिय हुए हैं, स्त्री और पुरुषों का इसमें क्या योगदान है, खासकर स्त्रियों का क्या योगदान है, ये आपने पढ़ा समझा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।